MIT के 3 शिक्षक। अब्दुल कलाम इस मामले में बड़े भाग्यशाली रहे कि उन्हें एक से एक अच्छे शिक्षक मिले। रामेश्वरम, रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली और अब मद्रास, हर जगह उन्हें ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने उनके नैतिक और शिक्षक स्तर को ऊपर उठाने में उनकी खुलकर मदद की। MIT के 3 शिक्षकों ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। ये 3 शिक्षक थे प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पनदलाई और प्रोफेसर नरसिंह राव। ये तीनों शिक्षक अपने अपने क्षेत्रों में दक्ष थे। ये सदा उत्साह से भरे रहते थे और छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान देने में प्रसन्नता और संतुष्टि का अनुभव करते थे। प्रोफेसर स्पॉन्डर के बारे में अपनी आत्मकथा में कलाम ने लिखा है, प्रोफेसर स्पॉन्डर ने मुझे तकनीकी वैमानिकी गति का विषय पढ़ाया। वे ऑस्ट्रेलिया के थे। वैमानिकी इंजीनियरिंग में वे दक्ष थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे नाज़ियों द्वारा बंदी बना लिए गए थे। उन्हें एक नज़रबंद शिविर में कैद करके रखा गया था। संयोग से वे बाद में मुक्त हो गए और MIT को उनकी सेवाएं लेने का अवसर मिल गया। वे हमेशा शांत रहते थे और ऊर्जावान थे। स्वयं पर उनका पूरा नियंत्रण था। वे नई से नई तकनीकी के बारे में पूरी जानकारी रखते थे और अपने विद्यार्थियों से भी यही उम्मीद रखते थे। वैमानिक इंजीनियरिंग को अपना विशेष विषय चुनने से पहले मैंने उनसे ही विचार विमर्श किया था। उन्होंने मुझसे कहा, किसी के भविष्य को लेकर कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विषय या क्षेत्र चुना है उसमें पूरी मेहनत, उत्साह और धैर्य के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। अपने दूसरे प्रोफेसर के बारे में कलाम ने लिखा है, प्रोफेसर KAV पनदलाई ने मुझे एरो स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड एनालिसिस विषय पढ़ाया था। वे एक बहुत ही खुशमिजाज, दोस्ताना और उत्साही शिक्षक थे और हर साल अपने अध्यापन के तरीके में एक नयापन लेकर आते थे। ये प्रोफेसर पनदलाई ही थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के पीछे हुए तथा गोपनीय पहलुओं को पूरी तरह खोलकर हमारे समक्ष रखा। आज भी मेरा मानना है कि जो भी प्रोफेसर पनदलाई के पास पढ़ा है वह इस बात से पूरी तरह सहमत होगा कि वे एक महान बुद्धिजीवी एवं अध्येता थे, लेकिन उनमें घमंड या हैकंडी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनके छात्र कक्षा में उनसे तमाम बिंदुओं पर असहमति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र थे। तीसरे प्रोफेसर नरसिंह राव ने भी कलाम के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरसिंह राव के बारे में कलाम अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, प्रोफेसर नरसिंह राव एक वे गणितज्ञ थे। वे हमें सैद्धांतिक वैमानिकी गणितिकी पढ़ाया करते थे। तरल गतिकी पढ़ाने का उनका तरीका मुझे अब तक याद है। उनकी क्लास में पढ़ने के बाद मैंने गणितीय भौतिकी को दूसरा विषय बनाने का मन बनाया। अक्सर मुझसे कहा जाता कि वैमानिकी डिजाइनों के समीक्षा के लिए मेरे नैफे में एक शल्य चिकित्सा औजार सर्जिकल नाइफ रहता है। अगर प्रोफेसर राव की कृपा नहीं होती और वैमानिकी गतिकी के समीकरणों का हल निकालने के लिए वे मुझे प्रेरित नहीं करते तो मेरे पास यह विलक्षण औजार नहीं होता। अब्दुल कलाम जैसा शिष्य पाकर ये तीनों प्रोफेसर धन्य हो गए। उनकी शिक्षा और उनका ज्ञान धन्य हो गया। कलाम ने अपनी लेखनी से अपनी किताब में अपने तीनों शिक्षकों की जो प्रशंसा की है, यदि उसे इन तीनों ने पढ़ा होगा तो अवश्य ही वे गदगद हो गए होंगे। अब्दुल कलाम जैसे शिष्य तो बड़ी मुश्किल से इस धरती पर जन्म लेते हैं और बड़े भाग्य से उन्हें पढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है। वैमानिकी के छात्र तो बहुत लोग रहे हैं। वैमानिकी इंजीनियर भी भारत तथा विश्व में एक से एक बढ़कर पड़े हैं, परंतु हृदय की जिस गहराई से वैमानिकी का अध्ययन अब्दुल कलाम ने किया वैसा प्राय बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब्दुल कलाम की विशेषता यह है कि वे हर विषय को पूरी रुचि के साथ ग्रहण करते हैं और दिल की गहराइयों तक उसे उतार लेते हैं।
वैमानिकी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है, वैमानिकी एक बहुत ही मज़ेदार एवं रुचिकर विषय है तथा सरकने एवं प्रवाह के बीच जो एक बड़ा फ़र्क है वही इस विज्ञान की गोपनीयता है। मेरे शिक्षकों ने मुझे इन सच्चाइयों के रहस्य बताए। वैमानिकी के बारे में शिक्षकों ने मेरी उत्सुकता और बढ़ा दी। उनकी बौद्धिकता के उत्ताप, विचारों की शुद्धता और तथा धैर्य ने मुझे तरल गतिकी के गंभीर अध्ययन में काफ़ी मदद पहुंचाई। तरल गतिकी के इस अध्ययन का विकास बढ़ती गति पर प्रवाहित द्रव्य का पृथक्करण, प्रघात रोकना और प्रघात उत्पन्न करना जैसे विषय शामिल थे। वैमानिकी में क्लास को इतना आनंद आया कि वे उनकी गहराइयों तक उतरते चले गए। विषय की मनोहारिता और शिक्षकों का अपनापन, ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाए तो अध्ययन एक उत्सव बन जाता है। कलाम के साथ यही हुआ। एक एक कर वैमानिकी की बारीकियों को वे अपने मस्तिष्क में इकट्ठी करते गए। हवाई जहाज़ों के अनेक प्रकार के रूपाकारों का उन्होंने अध्ययन किया। कल्पना उनके मनोजगत में तैरने लगी। एक तलीय विमान मोनोप्लानेस, द्वितलीय विमान बाइप्लानेस, बिना पिछले हिस्से वाले विमान टेलेस प्लेनेस, डेल्टा विंग प्लेन आदि। अपनी कल्पना को साकार करने के लिए उनके पास पूरा भविष्य पड़ा था। वक्त उनका इंतज़ार कर रहा था और वे इंतज़ार कर रहे थे MIT में अपने पाठ्यक्रम के पूरे होने का। विमान का डिज़ाइन भारी चुनौती। MIT में 3 वर्ष का वैमानिक इंजीनियरिंग कोर्स करते करते अंतिम वर्ष में कलाम को नीचे आकर करीब से हमला करने वाले विमान का डिज़ाइन तैयार करने के काम में लगा दिया गया। इस परियोजना में कुल 5 छात्र गया था, जिनमें से एक कलाम थे। कलाम को वायुगतिकी डिज़ाइन तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। उनके साथियों में से प्रत्येक को क्रम से विमान के प्रणोदन, संरचना नियंत्रण और उपकरणों के डिज़ाइन तैयार करने की जिम्मेदारियां दी गई। काम शुरू हो गया। सब लोग अपने अपने काम में पूरी लगन से जुट गए। कलाम भी जी जान से अपने हिस्से का काम कर रहे थे। उन दिनों प्रोफेसर श्रीनिवासन कलाम के डिज़ाइन शिक्षक हुआ करते थे। वे MIT के निदेशक भी थे। एकाएक एक दिन वे कलाम के कक्ष में आ गए। कलाम के काम की समीक्षा करने के बाद उन्होंने मुंह बना लिया और बोले, मिस्टर कलाम, मुझे लगता है तुम अपने काम में रुचि नहीं ले रहे हो। कलाम चौंक पड़े और विनम्रतापूर्वक बोले, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं संजीदा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। लेकिन मिस्टर कलाम, प्रोफेसर श्रीनिवासन बिगड़ गए, मैं तुम्हारे काम से तनिक भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है या तो तुम टाल मटोल कर रहे हो या फिर तुम यह काम कर ही नहीं सकते। सर, कलाम की आधी जान निकल गई। आगे बोले, मैं कोई दावा तो नहीं करना चाहता, पर इतनी विनती अवश्य करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें और थोड़ा वक्त दें। मैं पूरी कोशिश करूँगा। थोड़े वक्त से आपका अभिप्राय? सर, मुझे 1 महीने का समय चाहिए। असंभव मिस्टर कलाम, मेरे पास इतना वक्त अब बचा ही नहीं है। उस पर भी तुम कह रहे हो कि तुम कोशिश करोगे। सॉरी सर, कलाम विनम्रता से बोले, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, प्रोफेसर श्रीनिवासन गंभीरता से बोले, मैं तुम्हें केवल 3 दिन का समय देता हूँ और एक बात नोट कर लो, यदि 3 दिन में तुमने यह डिज़ाइन तैयार करके मुझे नहीं दिया तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। आज शुक्रवार है, मुझे सोमवार को सवेरे यह डिज़ाइन चाहिए, समझे? इतना कहकर प्रोफेसर गए। कलाम के कानों में अब भी उनके शब्द गूंज रहे थे, 3 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो छात्रवृत्ति रोक ली जाएगी। छात्रवृत्ति तो कलाम की जान थी। छात्रवृत्ति के बल पर ही तो वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पा रहे थे। दाखिले की फीस तो बड़ी बहन जोहरा ने अपने गहने गिरवी रखकर अदा कर दी थी, परंतु 3 वर्ष तक जो मासिक फीस कलाम जमा करते आ रहे थे उसकी भरपाई छात्रवृत्ति से हो जाया करती थी।
अब यदि छात्रवृत्ति रोक दी गई तो वे तो कहीं के नहीं रहेंगे। अब्दुल कलाम डिजाइन को तैयार करने में जुट गए। उस रात उन्होंने खाना भी नहीं खाया और पूरी रात ड्राइंग बोर्ड पर डिजाइन बनाने में जुटे रहे। अगले दिन शनिवार था। कलाम ने नाश्ते के लिए केवल 1 घंटे का समय निकाला और फिर काम में जुट गए। पूरे दिन काम करते रहे, फिर पूरी रात। रविवार को दिन निकलते निकलते थोड़ा आराम किया और फिर काम में जुट गए। वे काम में जुटे थे। डिजाइन लगभग तैयार हो चुका था। वे उसे अंतिम रूप दे रहे थे, तभी उन्हें लगा कि कमरे में उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने पलट कर देखा तो प्रोफेसर श्रीनिवासन खड़े मुस्कुरा रहे थे। वे टेनिस के कपड़ों में थे और सीधे टेनिस के मैदान से आए थे। कलाम के काम की स्थिति देखकर वे गदगद हो गए। दिए गए समय से पहले ही उन्होंने डिजाइन तैयार कर लिया था, वह भी इतना शानदार कि उसका कोई जवाब नहीं था। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कलाम को गले से लगा लिया और बोले, माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है। मुझे पता था कि तुम्हारे भीतर तनाव पैदा हो रहा है और काम पूरा करने के लिए मैं जो समय तुम्हें दे रहा हूँ उसमें यह संभव नहीं हो पाएगा, परंतु तुमने कर लिया। मुझे तुम पर गर्व है।